तो भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर फ्रंट के साइड में, रिवर फ्रंट, हाँ नदी के साइड में तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर के साइड में, नदी के साइड में जा रहे हैं। वहाँ का कुछ व्यू अच्छा होता है, हम देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ का। बोलो श्री राम राजा सरकार की जय। तो भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं ओरछा किले में। अचानक से प्लान बन गया था ओरछा जाने का। हम हैं और ये हमारे साथ में बैचमेट्स हैं हमारे, इन लोग के साथ में जा रहे हैं हम। तो फिर ऑटो वाले भैया हम दिखाएंगे आपको ओरछा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लगा है 50 रुपया जाने का, और आप पूरा ये ओरछा तक हो जाएंगे 50 रुपया पर पर्सन। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं आगे हम ओरछा में। बाय बाय। तो भाई साहब आशा है कि आप अच्छे होंगे, आप नया साल मना रहे होंगे, और इसी नए साल के अवसर पर हमने अपना यात्रा शुरू किया ओरछा शहर के लिए। आपको बता दें कि यह यात्रा मेरे लिए तो अविस्मरणीय रहा ही, पर आप जब ये वीडियो देखेंगे अंत तक तो आपके लिए भी ये कहीं ना कहीं अविस्मरणीय हो जाएगा, और आप अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, ओरछा शहर मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित है। यह शहर रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 1501 के बाद शायद कुछ समय के बाद में बनवाया गया था। इसे राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया था। ओरछा बुंदेलखंड में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में यह झांसी से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप झांसी से ऑटो पकड़कर आराम से 40 रुपये में जा सकते हैं। दोस्तों, इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसको रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी इसकी स्थापना, जो सिकंदर लोदी से भी लड़ा था। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और ऑटो से उतर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ओरछा महल में, तो है ओरछा महल का दर्शन करने पैलेस में जा रहे हैं, और वहाँ पे श्री राम राजा सरकार का दर्शन करेंगे, और फिर आपको और कहाँ चलना है? रिवर साइड घुमाएंगे भाई आपको। ठीक है, आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। यहाँ सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर भगवान श्री राम को भगवान के रूप में तो माना ही जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी उपाधि इन्हें दी गई है यहाँ के राजा की। उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था, और इसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा के अयोध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। बोलो श्री राम राजा सरकार की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। ये भाई साहब प्रसाद है राजा राम का, जो हमने लिया था चढ़ाने के लिए। अभी हम लोग उसका भोग लगा रहे हैं। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। उन्होंने बताया कि वो किस वजह से आई हैं। राम राजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली,
यह कि वो पैदल यात्रा होगी। दूसरी, यात्रा केवल पुष्प या पुष्य नक्षत्र में होगी। तीसरी, राम राजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहाँ से पुनः नहीं उठेगी। रानी ने भगवान श्री राम का संदेश मान लिया, उन्होंने शर्तें मान ली। तो रानी ने राजा को संदेशा भेजा कि वो राम राजा को लेकर ओरछा आ रहे हैं। राजा मधुकर शाह ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए करोड़ों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। आपको बता दें कि ये चतुर्भुज मंदिर बनाने में काफ़ी खर्च आया होगा। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान हैं और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। यह भी एक संयोग है कि जिस संवत 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी पूर्ण हुआ, जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है। उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दे दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुंवर को सरयू की मझधार में मिली। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। दोस्तों, आप कई मंदिरों में गए होंगे, वहाँ बाकायदा भगवान का पूजा होता है, देवी देवताओं का पूजा होता है। पर चूंकि यहाँ पर राम एक राजा के तरह पे हैं तो उन्हें यहाँ पे बाकायदा पुलिस की सलामी दी जाती है, यहाँ पे हर सुबह और शाम को। ठीक है, तो यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में विराजमान हैं। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिर वही मूर्ति महारानी को नदी के सरयू नदी के मझधार में मिली। तो यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। राम राजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। छड़धारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान, एक सुरक्षा चक्र के रूप में ये हनुमान जी चारों तरफ से हैं। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धरोहरें हैं, जैसे माँ लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, राय प्रवीण महल, हरदौल की बैठक, हरदौल की समाधि, जहांगीर महल और उसकी चित्रकारी भी प्रमुख है। तो भाई साहब, ये सीढ़ी बहुत ऊंची है यार, मैं क्या बताऊँ। आप सीढ़ी की डिस्टेंस देख लो आप यार, बहुत भाई, ये देखिए। और आप अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं आ सकते यहाँ पे। ओहो, बहुत खड़ी सीढ़ी है, चढ़ तो सकते हैं आप, पर उतरने में भाई। और आ गए हम लोग ऊपर। तो भाई साहब, खतरनाक चढ़ाई के बाद हम लोग आ गए हैं अब ऊपर। यार बहुत अंधेरा था, बहुत गुफा भी था और सीढ़ी की डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर भी हम लोग यहाँ पे चढ़ के आए हैं केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। वाकई आना यहाँ पे बहुत टफ है, पर कोई बात नहीं, श्री राम राजा सरकार जी हैं तो सब कुछ आसान है यार। आ जाओ एक बार, बस घूम जाओ, मज़ा आ जाएगा। आपको यहाँ पर आने के स्थान बता देते हैं, किस मार्ग से आप आएँ। अगर आप वायु मार्ग से आते हैं तो ओरछा का नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो है, जो 163 या 170 किलोमीटर के आसपास है। यह एयरपोर्ट दिल्ली, वाराणसी और आगरा से नियमित फ़्लाइटों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से अगर आप आते हैं तो झांसी ओरछा का नज़दीक रेलवे मुख्यालय है। दिल्ली, आगरा, भोपाल, मुंबई, ग्वालियर आदि प्रमुख शहरों से झांसी के लिए अनेक रेलगाड़ियां हैं। वैसे ओरछा तक भी रेलवे लाइन है, जहां पैसेंजर ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से आप आते हैं तो ओरछा झांसी खजुराहो मार्ग पर स्थित है। नियमित बस सेवाएं ओरछा और झांसी को जोड़ती हैं। दिल्ली, आगरा, भोपाल, ग्वालियर और वाराणसी से यहाँ के लिए नियमित बसें चलती हैं।
दोस्तों मैं आपको राय प्रवीण महल के बारे में बताता हूँ। यह महल राजा इंद्रमणि की खूबसूरत गायिका प्रवीण राय की याद में बनवाया गया था। वह एक कवयित्री और संगीतकारा थी। मुगल सम्राट अकबर को जब उनकी सुंदरता के बारे में पता चला तो उन्हें दिल्ली लाने का आदेश दिया गया। इंद्रमणि के प्रति प्रवीण के सच्चे प्रेम को देखकर अकबर ने उन्हें वापस ओरछा भेज दिया। यह 2 मंजिला महल प्राकृतिक बगीचों और पेड़ पौधों से घिरा है। राय प्रवीण महल में एक लघु हॉल और चैम्बर भी है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जहांगीर महल और राजमहल के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जहांगीर महल के बारे में। बुंदेलों और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती का यह निशानी ओरछा का मुख्य आकर्षण है। महल के प्रवेश द्वार पर 2 झुके हुए हाथी आपको दिख जाएंगे। 3 मंजिला यह महल जहांगीर के स्वागत में राजा बीर सिंह देव ने बनवाया था। वास्तुकारी की दृष्टि से यह अपने ज़माने का उत्कृष्ट उदाहरण है। मधुकर शाह महाराज की महारानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई कुंवर गणेश। दोस्तों यह चीज़ जो लिखा गया है यह वहाँ के राजा मधुकर शाह और महारानी कुंवर गणेश के बारे में लिखा गया है, जो महाराजा राम को अवधपुरी से ओरछा लेके आई थी। तो भाई साहब अभी हम राय प्रवीण महल पे, और ये यहाँ पे एक गार्डन है, ये आप महल देख सकते हैं पीछे। और यहाँ पे लिखा हुआ कि ये राय प्रवीण महल जो महाराजा इंद्रजीत थे वो अपनी प्रेयसी के लिए बनवाए थे ये गार्डन। तो तभी से यह गार्डन बहुत ही हरा भरा है, हरियाली है। हालांकि अभी इसकी जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस शायद वैसे हो नहीं पा रही है, पर फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखा जा रहा है कि इसको मेंटेन किया जा सके। अब हम आपको बताते हैं राजमहल के बारे में। यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। राजा बीर सिंह देव उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी इनसाइड वॉल पेंटिंग्स के लिए। महल से धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीर भी यहाँ पर देखी जा सकती है। मंदिर के पास एक बागान है जिसमें स्थित काफ़ी ऊंचे 2 मीनार हैं। यह लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आप जब यहाँ पर आएँ तो इसे ध्यान से देखें, जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। यानी ये जो दोनों पिलर हैं, जो दोनों मीनार हैं, इन्हें हिंदू महीने के अनुसार सावन भादो इन्हें कहा जाता है। इनके नीचे बनी सुरंगों को शाही परिवार अपने आने जाने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन स्तंभों के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है, यानी लोगों में एक कहावत है या लोग कहते सुनते रहते हैं कि वर्षा ऋतु में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन के महीने के खत्म होने और भादो मास के शुभारंभ के समय ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते थे। हालांकि इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। इन मीनारों के नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं एवं अनुसंधान का कोई रास्ता नहीं है। इन मंदिरों को दशकों पुराने पुल से पार कर शहर के बाहरी इलाके में रॉयल इनक्लेव है। यहाँ 4 महल, जहांगीर महल, राजमहल, शीश महल और इनसे कुछ दूरी पर बना राय प्रवीण महल है। इनमें से जहांगीर महल के किस्से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जो मुग़ल बुंदेला दोस्ती का प्रतीक है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अबुल फजल को शहजादे सलीम को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने बीर सिंह की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान बीर सिंह को सौंप दी थी। वैसे ये महल बुंदेलाओं की वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियाँ, बेल बूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की कलाएं विशेषता से यहाँ साफ देखी जा सकती है। अब बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने ज़माने में ऐसे नहीं थे। यहाँ रोज़ाना होने वाली नई हलचल, उनसे उपजी कहानियाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। इन्हीं में से एक है हरदौल की कहानी, जो जुझार सिंह के राज्यकाल की है। दरअसल मुग़ल जासूसों की साजिश भरी कथाओं के कारण इस राजा का शक हो गया था कि उसकी रानी से उसके भाई हरदौल के साथ संबंध है। लिहाजा उसने रानी से हरदौल को जहर देने को कहा। रानी के ऐसा ना कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की।
बुंदेलाओं का राजकाल 1783 में खत्म होने के साथ ही ओरछा भी गुमनामी के घने जंगलों में खो गया और फिर यह स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियों में आया। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ के एक गांव में आकर छिपे थे। आज उनके ठहरने की जगह पर एक स्मृति चिन्ह भी बना है। तो साथियों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हमारी यात्रा में जुड़े रहने के लिए, आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही कई और आपको यात्राएं करनी है हमारे साथ, तो आप ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।